एडजस्टमेंट नंबर 3, when goods are given as free sample, donation, charity, और पर्सनल यूज, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। Whenever goods are given as free sample, goods are given as donation, as a charity or as a personal use of household member। देखिएगा, समझिएगा पहले ध्यान से मेरी बात को। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, धीरे धीरे आराम से। देखिएगा, ये है आपका बिजनेस हाउस या फैक्ट्री। अब जरा मुझे समझाइएगा, बिल्कुल धीरे से समझना। मैंने सबसे पहले गुड्स परचेज किया था ताकि मेरे पास गुड्स आ गया। जानते हो, मैंने जब गुड्स परचेज किया होगा तो मैंने परचेज को रिकॉर्ड कर दिया होगा कि नहीं किया होगा? मैंने जब परचेज किया होगा तो मैंने इमीडिएटली उस गुड्स को अपनी बुक्स में लिख लिया होगा। ठीक है, रिकॉर्ड्स जल चुके हैं, लेकिन मानता हूं कि जो परचेज की होगी वो रिकॉर्ड हो गई होगी। अब क्या हुआ, इस माल में से कुछ गुड्स मैंने इन गरीब लोगों को एज अ चैरिटी दे दिया। मैंने चैरिटी के रूप में कुछ गुड्स इन लोगों को दे दिया। कुछ गुड्स मैंने इस एनजीओ को डोनेट कर दिया। सर आपकी वॉइस कट रही है? वॉइस कटनी तो नहीं चाहिए। चलो सर अब सही। अब सही है। ऐसा ही होता है, वो कई बार नेटवर्क का बीच में आ जाता है। सुनना, तो जो माल में फैक्ट्री में लाया, जो मैंने गुड्स खरीदा था, उसमें से मैंने कुछ माल चैरिटी में दे दिया इन गरीब बच्चों को। कुछ माल मैंने डोनेशन के रूप में दे दिया इस एनजीओ को। और ये है मेरा फैमिली मेंबर। ये क्या था, मेरा एक नालायक बेटा था, तो वो मेरे पास आया और यहां से गुड्स उठाकर घर ले गया, डोनेशन दी, और साथ ही साथ ये क्या हो गया, मेरा ड्राइंग्स। बात को समझिएगा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जब मैंने गुड्स परचेज किया तो उस गुड्स की वैल्यू थी 1 लाख।
उसमें से मैंने 10,000 का गुड्स चैरिटी के रूप में दे दिया, 8,000 का गुड्स डोनेशन के रूप में दे दिया, और मान लो 2,000 का गुड्स ये नालायक बच्चा ले गया। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मेरे गोडाउन में आग लग गई, मेरे गोडाउन में आग लग गई, तो ये जो 10,000 का माल था, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है प्लीज मुझे भी जलने दो, क्योंकि मेरे भाई फैक्ट्री में जल रहे हैं, मेरे भाई फैक्ट्री में जल रहे हैं तो मैं भी जलूंगा। क्या ये गुड्स गोडाउन में है क्या चैरिटी वाला? नो क्या ये गुड्स जो एनजीओ के पास पड़ा है, क्या ये माल मेरे गोडाउन में है? अगर आग मेरे गोडाउन में लगी तो क्या एनजीओ के पास पड़ा हुआ माल भी जल जाएगा क्या? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने कुछ माल खरीदा, उसमें से कुछ माल चैरिटी, डोनेशन या ड्राइंग्स के रूप में दे दिया, तो बताइए क्या अब ये गुड्स आपके गोडाउन का हिस्सा है क्या? वॉइस क्रैक हो क्या ये गुड्स आपके गोडाउन का हिस्सा है क्या? बताइए मुझे। मेरी बात को फिर सुनना। अब देखिए वॉइस का तो मैं क्या बताऊं आपको, आइएगा वापस सुनो, मैं फिर आपको समझाता हूं। मैंने 1,00,000 का माल खरीदा, उसमें से 10,000 का माल मैंने चैरिटी के रूप में दे दिया, उसमें से 8,000 का माल मैंने डोनेशन के रूप में दे दिया, और उसमें से 2,000 का माल पर्सनल यूज के रूप में काम आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या अभी भी मेरे गोडाउन में आप बोलोगे 1,00,000 का माल था, या आप ये बोलोगे कि आपके गोडाउन में अब केवल 80,000 का ही माल था? सर भैया आप समझ रहे हो ना, एक बहुत सिंपल सी बात है, और हालांकि आप ऑलरेडी अकाउंटिंग कर भी चुके हो। मुझे बताओ जल्दी से, जब आप गुड्स को चैरिटी के रूप में देते हो तो व्हाट विल बी दी अकाउंटिंग एंट्री? क्या अकाउंटिंग एंट्री आप करते हो जब आप चैरिटी के रूप में गुड्स देते हो? तो आप एंट्री डालते हो चैरिटी टू परचेजेस चैरिटी टू परचेज। जब आप गुड्स को डोनेशन के रूप में देते हो तो क्या एंट्री डलनी चाहिए? डोनेशन टू डोनेशन टू परचेजेस। मैं बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। और अगर आपने अपने गुड्स को पर्सनल यूज के लिए काम में ले लिया तो क्या एंट्री डलनी? ड्राइंग्स टू ड्रॉइंग्स टू परचेज। बताइए क्या इस एंट्री से सभी लोग सहमत हैं क्या? क्या यही एंट्री डलती है जब आप गुड्स जो आपने खरीदा उसे चैरिटी, डोनेशन और ड्राइंग्स के रूप में दे दिया? तो बताइए जब आप इनकी अकाउंटिंग डालोगे तो क्या ये सभी चीजें आपकी परचेजेस को कम करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगे। तो बस यही मेरा एडजस्टमेंट नंबर 3 है। अगर मुझे ये पता लग रहा है कि मैंने इतने गुड्स का माल चैरिटी के रूप में दे दिया, इतनी वैल्यू का गुड्स मैंने डोनेशन के रूप में दे दिया, या इतने गुड्स को मैंने पर्सनल यूज के लिए काम कर लिया, तो दीज ऑल आइटम्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेस टू कैलकुलेट नेट वैल्यू ऑफ द परचेजेस। मुझे उसकी नेट परचेजेस निकालने के लिए इन सभी आइटम्स को क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट सर करना। आपकी वॉइस फिर क्रैक हो रही है। अब देखिए वॉइस क्रैक का तो मैं, मेरे पास तो नहीं शो हो रहा अभी तो बताइए मेरी बात क्या समझ में आ रही है? मैं फिर वापस रिपीट कर देता हूं। जो भी गुड्स मैंने चैरिटी के रूप में दिया, जो भी गुड्स मैंने चैरिटी के रूप में दिया, जो भी गुड्स मैंने
डोनेशन के रूप में दिया, और जो भी गुड्स मैंने पर्सनल यूज के लिए काम में लिया, क्या आपको लगता है जब आप इसकी अकाउंटिंग करोगे तो परचेजेस शुड बी रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट? यस सर। बताइए भाई, एवरीवन रिप्लाई करिए आप। क्या आप ये मानते हैं कि आपका इन तीनों वजह से परचेजेस क्रेडिट? और नॉर्मली भी आप सोचो ना, ये तो अपन अकाउंटिंग 11th क्लास में भी करते आए हैं, अगर मैंने परचेजेस की थी तो मैंने परचेजेस अकाउंट डेबिट किया होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू डैश या क्रेडिटर, जो भी रहा होगा। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने उस खरीदे गए गुड्स में से कुछ गुड्स चैरिटी, डोनेशन या ड्राइंग्स के रूप में दे दिया, तो इट विल बी एडजस्टेड टू कैलकुलेट नेट परचेज। तो इस बात को अब आप लिख लेंगे। सर ये खरीदने की एंट्री की क्या आपने? हाँ जी, परचेज। खरीदने की एंट्री। पहले माल मेरी फैक्ट्री में आया तो मैंने परचेजेस रिकॉर्ड कर ली होगी, फिर वो माल जब चैरिटी के रूप में गया तो मैंने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। तो लिखें, व्हेनेवर गुड्स आर गिवन एज फ्री सैंपल whenever goods are given as free sample, charity, donation or for personal use, then cost of such goods, must be deducted from, then cost of such goods must be deducted from total purchases to find out net purchases, to find out नेट परचेजेस। ध्यान रखना, जो माल खरीदा था और उसमें से जो गुड्स फ्री सैंपल के रूप में दिया या चैरिटी के रूप में दिया, उसकी कॉस्ट को माइनस करना। परचेजेस करते समय कॉस्ट पर रिकॉर्ड हुआ होगा, तो जब आप परचेजेस को कैंसिल करोगे तो कॉस्ट प्राइस ही आपकी क्या होगी? कैंसिल होगी। बताइए, मेरे हिसाब से ये तो एडजस्टमेंट ऐसा है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं फ्रॉम द 11th क्लास, कि अगर आपने कोई भी गुड्स खरीदा और उसे फ्री सैंपल, चैरिटी, डोनेशन, आपने उसे पर्सनल यूज के लिए काम में ले लिया, तो आपको अपनी परचेजेस को क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है। तो बस उसी को मैंने एडजस्टमेंट नंबर 3 बना दिया। आइएगा, इस बात का हम एक एग्जाम्पल से इसको करते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, जो आपके जून 2017 के पेपर में आया है। तो निकालिएगा सभी जने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सीएमए जून 2017।
बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरे साथ साथ प्रॉपरली क्वेश्चन को समझेंगे। निकाल लिया सभी जनों ने? क्वेश्चन नंबर 15 जून 17, राम ट्रेडर्स गोडाउन caught fire on 29th August 2016, करंट ईयर। आग लगने वाला ईयर चाहिए मुझे, और मुझे प्रीवियस ईयर चाहिए, और मुझे प्रीवियस ईयर चाहिए। तो मुझे ये तो पता लग गया कि आग जो लगी है वो अगस्त 16 में लगी है। अब बस ये चेक करना है कि ईयर जो चल रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर चल रहे हैं या कैलेंडर ईयर चल रहे हैं। उसके लिए मुझे क्वेश्चन में स्टॉक की इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। आपको स्टॉक जो दे रखा है वो 1 अप्रैल का दे रखा है और एक 31 मार्च। तो बताइए आपका करंट ईयर कौन सा बना? सर फाइनेंशियल हाँ, यानी करंट ईयर कहां से स्टार्ट 1 हुआ होगा? अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 से लेकर, और आग किस दिन लग गई? 29 29 अगस्त 2016। तो प्रीवियस ईयर क्या बनेगा? 1 अप्रैल 2000। 2015 31 मार्च 2000। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए, आपको ये ईयर लिखने में तो किसी को परेशानी नहीं है? आपको बस ये 2 बातें जरूर जरूर से लिखनी है कि करंट ईयर यानी आग लगने वाला ईयर कहां से कहां तक का है हमारा, और उससे प्रीवियस ईयर हमारा क्या था। आइएगा, अब हम सबसे पहले अपनी स्टेप 1 को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या हमें जीपी रेट दी हुई है या हमें 15-16 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। आ जाओ। हाउएवर, उसने आगे क्या लिखा है? हाउएवर द गुड्स कॉस्टिंग ₹54,000 कुड बी सेव्ड incurring the fire fighting expenses of 2350। हमने फायर फाइटिंग के खर्चे किए और उस वजह से हमने 54,000 रुपए का माल आग लगने से बचा लिया। अब आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। 1 अप्रैल 15 का ओपनिंग स्टॉक, 31 मार्च 16 का क्लोजिंग, 31 मार्च 16 का जो ईयर एंड हुआ उसकी परचेजेस, फिर अप्रैल 16 से लेकर आग लगने तक की परचेज। फिर उसने बोला है 1 अप्रैल 16 से लेकर आग लगने तक हमने कुछ गुड्स फ्री सैंपल के रूप में या एडवर्टाइजमेंट के रूप में दे दिए थे। फिर ये बोल रहा है कि कुछ ऐसा गुड्स भी था जो अप्रैल 16 से आग लगने तक हमने विथड्रॉ कर लिया था पर्सनल यूज के लिए। फिर हमें पिछले साल की सेल्स दी हुई है और करंट ईयर में 1 तारीख से लेकर आग लगने के दिन तक की सेल्स दी हुई है। इंश्योरेंस कंपनी ने फायर फाइटिंग का भी क्लेम एक्सेप्ट किया है। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 4.5 लाख की है। आपको क्लेम अमाउंट निकालना है। हार्दिक जी बताइए, क्या जीपी रेट गिवन है क्या आपको प्रीवियस ईयर की? इस पूरे क्वेश्चन में क्या कहीं भी जीपी रेट की इंफॉर्मेशन दी गई है क्या? बताओ। नहीं सर, नहीं दी गई है। तो जल्दी से बताओ रिया, अपन जीपी रेट कैसे निकालेंगे? अब सर ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग बनाऊं कि सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे प्रीवियस ईयर का। दुष्यंत, ट्रेडिंग बनाऊं कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाऊं जीपी रेट के लिए? सर ट्रेडिंग बनाएंगे पहले। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended 31st मार्च 16। देखिएगा, इससे आसान चैप्टर नहीं है आपके कोर्स में।
सिंपली एक थॉट प्रोसेस अगर चलाओगे तो बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। आओ, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं 31 मार्च 16। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 355 250 का। कहां पर? यहां पर स्टॉक वैल्यूएशन से रिलेटेड हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। टू परचेजेस, यहां पर इस साल परचेजेस से रिलेटेड भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि फ्री सैंपल और जो ड्राइंग्स है वो करंट ईयर की परचेज में से है। तो बताइए परचेजेस है आपकी 2839,800। कोई वेजेस वगैरह कुछ है? नहीं है। बाय सेल्स, प्रीवियस ईयर में मैंने जो सेल की है वो दे रखी है 40 लाख। बाय क्लोजिंग स्टॉक, इकतीस मार्च 16 का क्लोजिंग दे रखा है 395,050। टू ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी निकाल लेते हैं अपन। तो 40 लाख प्लस 395,050 माइनस 355,250 माइनस 28,39,800। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 12 लाख का। जीपी रेट निकाल लो जो सेल्स पर निकलती है। तो 12 लाख का प्रॉफिट कमाया 40 लाख की सेल्स पर, ये लीजिए जीपी रेशो आ जाएगा। तो 12 लाख डिवाइड 40 लाख, 30% मेरा जीपी रेशो आ गया। बताइए क्या स्टेप 1 सबको क्लियर है? बिल्कुल बोलिए भाई, सभी जने बताओ। फॉर्मेट माइंड में सेट करते जाओ, इस थॉट प्रोसेस से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक दो क्वेश्चन के बाद बाकी के पूरे आप देखो कहां तक, 1 से लेकर और 18 19 क्वेश्चन केवल लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के डाले हैं मैंने। आपके हर एडजस्टमेंट को कवर किया। कुछ क्वेश्चन आपके स्कैनर के, कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल के, कुछ मेरे बनाए हुए, लेकिन हर एक एडजस्टमेंट का क्वेश्चन डाला है मैंने। चलिएगा, बोलो जी, अब हमारी स्टेप 2 क्या रहेगी? स्टॉक निकालना। अब हम निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द करंट ईयर। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इस बार मेमोरेंडम क्यों बन रहा है? क्योंकि ये केवल एक पर्टिकुलर पीरियड का बन रहा है, साल भर का नहीं। कहां से कहां तक? फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से लेकर और कहां तक का? 29 अगस्त 2016 का बनेगा। आइएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा 395,050। टू परचेजेस,
अब हमारी करंट ईयर की परचेज 16,55,350, इसको मैंने इनर कॉलम में डाल दिया। इसमें से माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। मैंने आपको कहा था आप नीचे वर्किंग बनाकर यहां नेट परचेज भी लिख सकते हैं या यहीं पर इनर कॉलम में दिखा सकते हैं। मैंने 20,500 के माल की कॉस्ट थी, जो मैंने क्या कर दिया, फ्री सैंपल के रूप में दे दिया। तो जब फ्री सैंपल दे दिया तो मेरी परचेजेस कम हो गई होगी, माइनस मैंने कुछ गुड्स ड्राइंग्स के रूप में ले लिया। बताइए कितनी वैल्यू का गुड्स मैंने ड्राइंग्स के रूप में काम ले लिया? 1000। ये लीजिए, ये दोनों हटा दूंगा तो मेरे पास मेरी नेट परचेजेस आ जाएगी। ये मेरे पास मेरी नेट परचेज आ गई 16,55,350 माइनस 20,500 माइनस 1000। सर 16,33,850। अब आप मुझे बताइए, इसमें किसी को कोई बात पूछनी है? ये दोनों लेस हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे वो बात समझ में आनी चाहिए। जो माल मैं खरीद के लाया उसमें से इतना माल तो मेरे पास है ही नहीं, तो भैया मैं जब स्टॉक निकालूंगा तो भाई जब ये गोडाउन में ही नहीं है तो मेरे स्टॉक में कैसे शामिल हो सकता है? बताइए। यस सर। आइए नेक्स्ट। अब हमें इस पीरियड की सेल्स दे रखी है। सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1 अप्रैल से लेकर डेट ऑफ फायर तक की सेल 22,68,000। 22,68,000। सबसे बड़ा कौन है? ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे बड़ा कौन है? 160 और छोटा कौन? 55। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम 2268 इंटू आपकी जीपी रेट थी 30%। 2268 का 30% आपकी जीपी रेट, जीपी आ गया 680। ये लीजिए, ट्रेडिंग के सारे आइटम आ गए। बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। छह 80,400 प्लस 16,33,850 प्लस 395,050, इसमें से माइनस कर दिया 2268 4,41,300। और 41,300। लीजिए, दिस इज अवर स्टेप नंबर 2। मैंने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और उससे ये निकाल लिया कि आग लगने के दिन मेरे गोडाउन में कितनी वैल्यू का माल था। स्टेप 3, वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक एंड टोटल लॉस। क्योंकि इस बार क्वेश्चन ने दिया है फायर फाइटिंग का क्लेम भी है, तो मैं टोटल लॉस निकाल लूंगा।
वैल्यू ऑफ गुड्स इन गोडाउन एज ऑन डेट ऑफ फायर, आग लगने के दिन मेरे गोडाउन में माल था 441,300 लेस सैल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स। बताइए मैंने कितनी वैल्यू का माल बचा लिया? सर सैलवेज है 54,000. 54,000. तो ये तो आ गया मेरा लॉस ऑफ स्टॉक। इतने का माल मेरा नष्ट हो गया 387,300 Sir 387. एड Fighting expense. claim for firefighting expenses इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे फायर फाइटिंग के क्लेम को भी एक्सेप्ट किया है। कितने रुपए का क्लेम है? 2350। 235. टोटल लॉस, ये मेरा टोटल लॉस आ आराध्या अभी जरा मैं पोछा लगा दूं, उसके बाद उसको मिला दूंगी। 89 650। ये लीजिए, ये हमारा टोटल लॉस आ गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। सर हाँ जी, सर क्वेश्चन में बस इतना दे रखा है जैसे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस है ना, पर क्वेश्चन में और साइलेंट है कि दे नहीं रखा कि फायर assume फाइटिंग करेंगे कि उसका भी एक्सेप्ट हुआ होगा क्लेम। जब अच्छा। क्वेश्चन ये बोल दे कि क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ फायर फाइटिंग का, तो बात अलग है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में फायर फाइटिंग दिए हुए हैं तो वी ऑलवेज अज्यूम कि उसका क्लेम एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है। आइए अमाउंट ऑफ क्लेम जरा चेक करते हैं, एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं लगेगा। मुझे बताइए पॉलिसी का अमाउंट कितना है? 4,50,000. पॉलिसी 4,50,000. 4,50,000। और वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना था? 441,300। आग लगने के दिन मेरे गोडाउन में 441,300 की वैल्यू का माल था। सिंस policy amount is greater than value of stock, hence average clause will not be applicable. Since policy amount is greater than value of stock, average clause will not be applicable. सर पूरा मिल जाएगा? Yes, hence claim amount is equal to जितना भी मेरा लॉस हुआ है 389,650। ये लीजिए, ये मेरे पास मेरा क्लेम अमाउंट आ गया। क्यों? क्योंकि इस बार एवरेज क्लॉज लग ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने फुल्ली इंश्योर्ड करवा रखा है। तो जब मैंने अगर फुल्ली इंश्योर्ड करवा रखा है
तो उस केस में मेरा जो क्लेम अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो गया, जितना भी मेरा लॉस हुआ है वो मेरा लॉस के बराबर आ जाएगा। बताइए Yes. क्लियर बिल्कुल। तो क्या ये एडजस्टमेंट क्लियर है? देखिए बाकी सब बातें तो वही थी, मुझे सिर्फ एक एडजस्टमेंट बताना था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एडजस्टमेंट नंबर 3 मेरा जो बना कि अगर मैंने अपने परचेजेस गुड्स का डिफरेंट यूटिलाइजेशन किया है तो उस डिफरेंट यूटिलाइजेशन को परचेजेस में से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। आइएगा एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 आइएगा, आराम से मेरी बात को सुनना। एक और नई सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। हेडिंग बाद में डालूंगा, अपने आप ही आपको हेडिंग पता लग जाएगी। देखिएगा ये मेरी फैक्ट्री है और ये मैं गुड्स परचेज करके लाया। ठीक है, ये मेरी एक ब्रांच है और ये मेरा कंसाइनमेंट एजेंट है, यानी कंसाइनी। कंसाइनमेंट एजेंट या कंसाइन। बताइएगा जो माल मैंने खरीदा उस माल में से कुछ माल मैंने अपनी एक ब्रांच को रिक्वायर्ड था वहां भेज दिया और मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है जिसको कि मैं बोल रहा हूं कंसाइनी। कुछ माल मैंने कंसाइनी को भेज दिया। मेरे हिसाब से आपको खुद ही समझ आ गया होगा। बताइए क्या ये माल भी जल जाएगा, मेरे गोडाउन में आग लगेगी तो? No, sir. जो माल, भाई आप एक नॉर्मल लॉजिक देखो, मैं आपको ये एडजस्टमेंट बता रहा हूं, हालांकि मैं आपको अगर एक सिंपल सी बात बोलूं ना, थोड़ा लॉजिक लगाओगे ना, दिमाग लगाओगे तो आपको केवल एक चीज निकालनी है, आग लगने के दिन आपके गोडाउन में वो माल होना चाहिए। अरे भाई जब माल खरीदा था तो ओके मेरे अकाउंटिंग में था, लेकिन अकाउंटिंग में था, मैं ही अकाउंट करता हूं। आप जानते हो कंसाइनी को जब माल भेजते हो ना आप, तो भी आपकी बुक्स में तो अकाउंटिंग होती है ना, आपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पढ़ी है। लेकिन मैं Yes. यहां आपको कुछ अलग चीज बता रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं मुझे केवल उतना माल ढूंढना है जो आग लगने के दिन मेरे गोडाउन में था। तो एक सीधी सी बात है, जब मैंने अपने खरीदे हुए माल में से कुछ माल अपने ब्रांच ऑफिस को भेज दिया या कुछ माल मैंने कंसाइनमेंट पर भेज दिया, तो अगर आग मेरे गोडाउन में लग रही है तो क्या इस माल में भी आग लग जाएगी क्या जो ब्रांच में पड़ा हुआ है? No, sir. मेरी बात समझ आ रही है? मुझे निकालना है मेरे गोडाउन में आग लगने के टाइम पर क्या माल था। टोटल परचेजेस में सब कुछ इंक्लूड था, लेकिन अब उस टोटल परचेजेस में से हटाना पड़ेगा मुझे दो बातों को, वो गुड्स जो मैंने कंसाइनमेंट पर भेज दिया या वो गुड्स जो मैंने अपनी ब्रांच को भेज दिया।
बताइए, क्या मेरी बात समझ में आ गई? एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बना? So when goods sent to consignee or at branch office. When goods are sent on consignment, when goods are sent on consignment oblique to branch, अगर मैंने माल को कंसाइनमेंट पर भेजा या ब्रांच में दिया तो मैं क्या करूंगा? बताइए, एडजस्टमेंट क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ सच गुड्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेस। कॉस्ट ऑफ सच गुड्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेस, क्योंकि अगर आपने गलती से परचेजेस को कम नहीं किया तो जानते हो डेबिट साइड बढ़ा हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं आपको ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से एक और डायग्राम को देखना। मैं बोल रहा हूं ये मेरे गोडाउन का स्टॉक है, यहां पर जब माल आया तो माल यहां आ गया, ये माल आ गया। अब जरा सोचो, अगर मैंने आग लगने से पहले इसमें से कुछ माल कंसाइनमेंट पर भेज दिया तो उस माल में तो आग लगी नहीं सकती है। जो माल मैंने इस डब्बे इसमें आग लगेगी, आप समझ रहे हो? आग इसमें लग रही है आग। अब अगर आग इसमें लग रही है तो भैया यहां तो आपने पूरे परचेजेस की अकाउंटिंग की हुई है, जबकि इसमें से कुछ माल तो ऑलरेडी चला गया। आपको नहीं लगता अगर आप इस डब्बे से एक रिवर्स एंट्री नहीं करोगे तो अभी भी ये माल आप ही के गोडाउन में काउंट हो गया? Yes sir. समझो, पता है, थोड़ा सा सोचना सीखो। क्या होता है, मैं आपको, हालांकि देखिएगा मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने वो हर क्वेश्चन डाला है, चाहे वो अभी तक पूछा गया हो चाहे नहीं पूछा गया हो, और अगर नहीं भी डाला होगा तो मैं आपको एग्जाम्पल बना के करा दूंगा। लेकिन देखिएगा, इतनी चीजें आपको रिटेन कैसे रखनी है, समस्या यहां आती है। तो पता है, एक लॉजिक समझो आप बात का। मैं ये बोल रहा हूं, मेरा इन सारे एडजस्टमेंट का एक ही ऑब्जेक्ट है। मैं नहीं कहता आप इतने सारे एडजस्टमेंट लर्न करो, आप इसका एक समरी रूल याद रखो। आग लगने के दिन जो गुड्स आपके गोडाउन में है आपको उसकी वैल्यू ढूंढनी है बस। तो आपके सारे एडजस्टमेंट इस तरह से रिफ्लेक्ट होने चाहिए ताकि आप आग लगने के दिन गोडाउन का माल ढूंढ सकें बस। तो आपके पास जब माल आया तो आपने माल को बढ़ा दिया, परचेस को रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जब आग लगने से पहले वो माल आप ब्रांच को भेज चुके हो या वो माल आप कंसाइनमेंट पर दे चुके हो तो भैया उस माल में आग थोड़ी लग सकती है। तो मैं इमीडिएटली एक एडजस्टमेंट कर दूंगा और मेरा वो एडजस्टमेंट होगा, ब्रांच को भेजे गए माल या कंसाइनमेंट पर भेजे गए माल की जो कॉस्ट प्राइस होगी उसे परचेजेस में से क्या कर दो, डिडक्ट कर दो। या फिर एक काम और कर सकते हो, ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है तो हो सकता है मैंने परचेज में से कम करने के बजाय उसे क्रेडिट साइड में लिख दिया हो, वो भी एक ही बात है। अगर ट्रेडिंग में परचेजेस में से कम करूं या फिर मैं परचेज में से कम करने के बजाय उसे क्रेडिट साइड में दिखा दूं तो क्या वो दोनों सिमिलर ट्रीटमेंट है या नहीं है, बताओ? हाँ सर, वो तो नेट इफेक्ट आई जाएगा। हाँ, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको होमवर्क दूंगा, अब उसका आंसर या उसका कहीं आंसर ढूंढो और उन्होंने क्रेडिट साइड दिखा रखा हो तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो कुछ नहीं, या तो लेस कर दो परचेजेस में से या फिर आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखा दो। बताइए क्या? तो जैसे वो डेटर्स में पीओडी कभी कभी क्रेडिट साइड में भी लिख देते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं,
मैं तो ये बोल रहा हूं एडजस्टमेंट समझ में आना चाहिए कि परचेजेस कम होनी चाहिए। अब परचेज को कम करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 परचेजेस में से कम कर दो डायरेक्टली, और तरीका नंबर 2 परचेज में से कम करने के बजाय आप उसे क्या कर दो, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में दिखा दो। बताइए क्या एडजस्टमेंट नंबर 4 सबको क्लियर है? बिल्कुल Yes, sir. sir. चलिएगा, तो इसको मैं आपको लिखवा दूंगा, फिर उसके बाद हमारे पास फिर एडजस्टमेंट आएंगे। बस 2 या 3 एडजस्टमेंट और हैं, हालांकि वो भी बिल्कुल सिंपल हैं कि अगर आप उनको सोचोगे तो ही आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट आपको करना है। सर बस ये